हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंटिक रैग के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम थ्योरेटिकली देखेंगे विद एग्जांपल्स कि एजेंटिक रैग होता क्या है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो एजेंटिक रैग को अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपको व्हाट इज़ रैग एंड व्हाट इज़ एजेंटिक एआई ये पता होना चाहिए। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ रैग। सो रैग मीन्स रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो रैग को यूज़ करके हम अपने एलएलएम्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हमारे एलएलएम्स ज़्यादा बेटर एंड एक्यूरेट आंसर्स दे सकें। तो इमेजिन करो, आपने एक क्वेश्चन पूछा एलएलएम को कि व्हाट आर द टॉप सेलिंग फ़ोन्स इन इंडिया दिस मंथ। ठीक है, तो जब आपने ये क्वेश्चन करा तो जो नॉर्मल एलएलएम होगा, लेट्स से वो एलएलएम 1 ईयर पहले ट्रेन हो रखा है। ठीक है, तो अगर कोई एलएलएम जो 1 ईयर पहले ट्रेन हो रखा है, उसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि एलएलएम तो फिक्स डेटा पे ट्रेन होते हैं। एंड जब एक बार आप एलएलएम को ट्रेन कर देते हो, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो उसके बाद उसको कोई भी न्यू चीज़ होती है ना, तो उसके बारे में नहीं पता होगा। उस जब वो एलएलएम को ट्रेन किया, जितने डेटा पे एलएलएम को ट्रेन किया, उस डेट के बाद वाला जो भी डेटा होगा, एलएलएम को उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं मिली। तो मतलब एलएलएम उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको रीट्रेन ना करें वो नई डेटा पे। एंड जो रीट्रेनिंग होती है, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो इस केस में इसका सोल्यूशन क्या होगा? इंस्टेड ऑफ रीट्रेनिंग द मॉडल, हम रैग यूज़ कर सकते हैं। रैग की हेल्प से मॉडल को एक न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन, वो जो होता है एलएलएम, वो बहुत डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जिनसे वो ले सकता है। तो वो जो न्यू इंफॉर्मेशन आप दोगे मॉडल को रैग यूज़ करके, वो पीडीएफ फाइल से भी हो सकती है, वो वेबसाइट से हो सकती है, वो डेटाबेस से हो सकती है, वो सीएसवी फाइल से हो सकती है ना। किसी भी फॉर्म में आप न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू अपडेटेड करंट टॉपिक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन एलएलएम्स को दे सकते हो बिना रीट्रेनिंग के, रैग यूज़ करके। तो अब हम देखते हैं रैग काम कैसे करता है। तो रैग में ना बेसिकली क्या होता है, 3 मेन स्टेप्स हैं रैग के। तो फर्स्ट है रिट्रीव, सेकंड है ऑगमेंट एंड थर्ड है जनरेट। तो तीनों को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। तो रिट्रीव मतलब जब यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के रिलेटेड न्यू अपडेटेड डेटा जो है, रेलेवेंट जो डेटा है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो सर्च करना। अब वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज से सर्च कर सकता है, वो पीडीएफ, वेब, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। एक बार जब उसने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सर्च कर लिया, वो जो न्यू फाउंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है यूज़र के क्वेश्चन के बेसिस पे, वो इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है प्रॉम्प्ट में यूज़र के क्वेश्चन के साथ। मतलब जो फाइनली एलएलएम के पास क्वेश्चन जाता है ना, जो यूज़र ने पूछा है, तो रिट्रीवर उसमें उसने इंटरनेट से जो सर्च किया रिलेटेड न्यू कंटेंट, उसको ऐड करता है यूज़र के क्वेश्चन के साथ, और वो उसका कॉन्टेक्स्ट बन जाता है एलएलएम का। फिर एलएलएम के पास जाता है। तो जब एलएलएम के पास अभी क्या गया, एलएलएम के पास एक तो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट गया, जो न्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट था वो गया, एंड यूज़र का क्वेश्चन गया। अब एलएलएम क्या होगा, आंसर जनरेट करेगा उस न्यू इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो इस तरह से रैग काम करता है। पहले रैग सर्च करेगा, फिर इंफॉर्मेशन को, फिर वो उस इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा यूज़र के क्वेश्चन के साथ, फिर वो आंसर को जनरेट करेगा। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट्स से यूज़र ने पूछा व्हाट इज़ द लेटेस्ट रिसर्च पेपर इन जनरेटिव एआई। तो अगर यूज़र ये क्वेश्चन पूछता है, तो रैग इसको कैसे सॉल्व करेगी? सबसे पहले जो रैग फ्रेमवर्क होगा, रैग क्या करेगा कि जो पेपर्स रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आर्काइव हो गया है ना, तो वो आर्काइव से, जो एकेडमिक साइट्स हैं जैसे कि आर्काइव है, आर्काइव से डेटा सर्च कर लेगा, न्यू पेपर सर्च करेगा। जब पेपर सर्च हो गए, रेलेवेंट न्यू इंफॉर्मेशन सर्च हो गई, वो उसको रिट्रीव कर लिया। उसके बाद वो जो पेपर्स हैं वो यूज़र के क्वेश्चन के साथ ऐड होके प्रॉम्प्ट बन जाएगी। वो प्रॉम्प्ट जाएगी एलएलएम के पास। एलएलएम फिर आंसर करेगा मोस्ट इंफॉर्मेशन, जो मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन उसको मिली रिट्रीवर से, उसके बेसिस पे वो रिप्लाई को जनरेट करेगा। तो रैग को यूज़ करके हम अपने एलएलएम्स को ज़्यादा
एफिशिएंट बना सकते हैं। जो हमारे एलएलएम्स हैं वो न्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, न्यू डेटा होता है, उनके ऊपर भी आंसर कर सकते हैं बिना रीट्रेनिंग के। तो रैग इज़ वेरी यूज़फुल। क्यों? क्योंकि रैग हमारे मॉडल्स को अपडेटेड बनाता है बिना रीट्रेनिंग के। एंड रैग के थ्रू जो हमारे एलएलएम्स हैं उनको हम प्राइवेट डेटा एंड डोमेन स्पेसिफिक डेटा के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है, प्राइवेट डेटा एंड डोमेन स्पेसिफिक डेटा? देखो क्या होता है, जब भी किसी एलएलएम को ट्रेन किया जाता है तो वो पब्लिकली जो अवेलेबल डेटा सेट होता है ना, उस पे किया जाता है। तो अगर आपकी लेट्स से आपकी कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसका तो प्राइवेट डेटा है, वो तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो कल को आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है जिस पे आपको अपने डेटा के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पे काम करना है, तो अब एलएलएम को तो वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, एलएलएम को तो उस डेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हो, रैग को यूज़ करके एलएलएम को अपनी कंपनी का प्राइवेट डेटा दे सकते हो। फिर आप एलएलएम को क्वेश्चन करोगे अपने प्राइवेट डेटा के बारे में, तो एलएलएम उसके आंसर जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है रैग के थ्रू। एंड रैग के थ्रू मनी भी सेव होएगी, टाइम भी सेव होगा, रिसोर्सेज भी सेव होंगे, क्योंकि आपको मॉडल को रीट्रेन नहीं करना पड़ रहा। तो रैग हमारे एप्लीकेशंस को स्मार्टर बनाता है बिकॉज उसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। तो ये रैग होता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ एजेंटिक एआई, क्योंकि मैंने बोला था ना, एजेंटिक रैग अंडरस्टैंड करने के लिए आपको व्हाट इज़ रैग एंड व्हाट इज़ एजेंटिक एआई समझ आना चाहिए। तो व्हाट इज़ रैग वो हमने समझ लिया, अब हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई क्या होता है? एजेंटिक एआई वो सिस्टम्स होते हैं जो खुद से डिसीजंस ले सकते हैं, टास्क को प्लान कर सकते हैं एंड एक्शंस लेते हैं ऑटोनॉमसली किसी भी टास्क को एंड टू एंड ख़त्म करने के लिए। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज करो आपने क्वेश्चन पूछा, फाइंड द बेस्ट लैपटॉप फॉर मशीन लर्निंग अंडर 80,000 रुपीज़। तो जो नॉर्मल एआई होगी, वो नॉर्मल एआई क्या करेगी, आपको एक बेसिक सा रिप्लाई दे देगी कि लुक फॉर 16 GB रैम एंड एनवीडिया GPU। तो ये बड़ा जेनरिक सा रिप्लाई हो गया इस क्वेश्चन का, है ना। इसमें उसने देखो कोई इंटरनेट पे सर्च नहीं करा, किसी भी प्रोडक्ट के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं करा, सीधा सा आंसर दे दिया 16 GB रैम देखो एंड कोई भी ऐसा लैपटॉप देखो जिसकी 16 GB रैम हो एंड एनवीडिया का GPU हो। अब अगर सेम ये क्वेश्चन हम एजेंटिक एआई को पूछें तो वो क्या करेगी, वो कैसे आंसर करेगी, वो देखते हैं। तो एजेंटिक एआई में क्या होगा, पहले वो सर्च करेगी ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, क्रोमा हो गया। जब उसने लैपटॉप्स को सर्च किया, फिर वो प्राइस के बेसिस पे फ़िल्टर करेगी लैपटॉप्स को। उसके बाद वो स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेगी, जैसे कि GPU रैम एंड CPU देखा किसी लैपटॉप में कितना कितना है, वैसे कंपैरिजन करेगी। फिर जो टॉप 3 लैपटॉप्स जो होंगे रैंक हुए होंगे उनको आपको आउटपुट में दिखा देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारा काम बिना, हमने कोई एक्स्ट्रा स्टेप तो नहीं बोला ना यहाँ पे कि ये भी काम करके दो, ये भी काम करके दो। अपने आप से एजेंटिक एआई ने ये सारे स्टेप्स को प्लान करा एंड आउटपुट दी। एजेंटिक एआई की हेल्प से क्या होगा, आपकी एप्लीकेशंस थिंक करेंगी, प्लान करेंगी एंड फिर एग्जीक्यूट करेंगी, और ये सारा काम ऑटोनोमसली होगा, खुद होगा। आपको इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको यहाँ पे कोई भी स्टेप्स खुद से मेंशन नहीं करने, आपको कोई कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो ये होता है एजेंटिक एआई, जहाँ पे ऑटोनोमसली सारा काम मशीन करेगी, ठीक है, आपका एजेंट करेगा। तो अब हमें एजेंटिक एआई भी पता चल गया एंड हमें रैग भी पता चल गया। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एजेंटिक रैग को। Agentic RAG combines the power of RAG with the intelligence of agentic AI। अब हम क्या करते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि एजेंटिक रैग जो होता है वो रैग से कैसे बेटर है एंड एजेंटिक रैग किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। तो सेम क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यूज़र ने पूछा व्हाट इज़ द बेस्ट लैपटॉप फॉर AI अंडर 80,000 रुपीज़ इन इंडिया। तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन अगर हम बेसिक रैग को पूछें, जो बेसिक रैग एप्लीकेशन होती है उसको पूछें अगर ये वाला क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा, वो ना प्री स्टोर्ड नॉलेज बेस में से आंसर ढूंढ के आउटपुट देगा। तो इसको ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैं आपको ना इसका कोड दिखा रही हूँ। तो ये मैंने एक कोड रखा है। तो गाइज आज हम रैग को डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसका कोडिंग पार्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे।
क्योंकि मैंने रैग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लैंगचेन एंड लैंग्राफ के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे मेरी जनरेटिव एआई की, तो उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आज हम बेसिक्स का आइडिया देख रहे हैं कि रैग काम कैसे करता है, ठीक है, ताकि हम बाद में कंपैरिजन कर पाएँ। जब हम एजेंटिक रैग का कोड लिखें तो हम कंपेयर कर पाएँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है इसका लिंक वैसे मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, अगर आपको ये ट्राई करना होगा कोड तो आप कर सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, लैंगचेन के साथ हो रखा है, हमने रैग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं लैंगचेन के साथ इस वाले एग्जाम्पल में। तो ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स ले रखे हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे हम ना वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को लोड करते हैं, ठीक है। ये कौन सी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे एलएलएम के पास नहीं है। क्योंकि एलएलएम हम ये रैग क्यों यूज़ कर रहे हैं, रैग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ना, ताकि हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अपने एलएलएम्स को दे पाएँ जिसके ऊपर एलएलएम ट्रेन नहीं हो रखा। तो सपोज करो आपने जो एलएलएम लिया वो लास्ट ईयर ट्रेन हो रखा था, उसके पास जो लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं उनकी बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने ना एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जिसमें कि इस साल के जो न्यू लैपटॉप्स भी आए हैं, जो भी सब कुछ है लैपटॉप्स की इंफॉर्मेशन रख दी इस फाइल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया जो हमने अपने एलएलएम को प्रोवाइड करना है आउटपुट देने के लिए। तो ये मैं फाइल भी दिखा दूँ आपको, मैंने ये छोटी सी फाइल बनाई है, यहाँ पे है देखो लैपटॉप अंडरस्कोर इन्फो txt फाइल है। यहाँ पे ना मैंने ऐसे 5-6 लैपटॉप डाल दिए। ये फर्स्ट लैपटॉप है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डाल दी। सेकंड लैपटॉप, उसके बारे में डाल दिया। तो आप ऐसे सपोज करो इस तरह की ना डिटेल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो हमारे एलएलएम के पास नहीं है, वो मैंने इस टेक्स्ट फाइल में डाल दी। अब इस इंफॉर्मेशन को ना हमारे जो एलएलएम होता है ऐसे नहीं यूज़ कर पाएगा, इसके ऊपर हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इस डेटा को हमें, इस टेक्स्ट को हमें, इस इंफॉर्मेशन को हमें उस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा जो एलएलएम अंडरस्टैंड करता है। तो उसके लिए अभी हम 2-3 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप ना जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होएगी, हमारे केस में जो कि टेक्स्ट फाइल है, उसको ना हम छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं। छोटे-छोटे चंक्स मतलब छोटे-छोटे डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जितने भी चंक्स होंगे ना, हर चंक का साइज़ कितना होगा, 500 होगा। मतलब हर चंक के अंदर 500 वर्ड्स होंगे। ओके? तो ये हम क्यों कर रहे हैं, हम चंक्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि गाइस देखो हर एलएलएम की ना एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। तो वो कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब होता है कि वो एक बार में उतने वर्ड्स ले सकता है, उतने टोकन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, उतने टोकन्स पे प्रोसेसिंग कर सकता है। तो हम चंक साइज 500 ले रहे हैं इसलिए। एंड जब आपने चंक्स में डिवाइड कर दिया, इस बड़े डॉक्यूमेंट को चंक्स में डिवाइड कर दिया, फिर मैं यहाँ पे ना देखो स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया उसको। फिर मैं यहाँ पे लेंथ चेक कर रही हूँ कि जब मैंने इस वाले डॉक्यूमेंट को, जो हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट था, इसको मैंने चंक्स में डिवाइड करा तो हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स बने। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 5 बने। मतलब 5 डिफरेंट स्मॉल स्मॉल डॉक्यूमेंट्स भर गए और हर डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 500 है। एंड फिर मैं आपको ना यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रही हूँ उनमें से एक डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंट पड़े हैं, 2 का मतलब जो इंडेक्स 2 पे डॉक्यूमेंट है वो स्क्रीन पे दिखाओ। तो डॉक्यूमेंट 2 के अंदर इतना कंटेंट है, ठीक है, इस तरह का कंटेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया परफॉर्म, चंक में डिवाइड हो गया। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये एलएलएम को अंडरस्टैंड नहीं होते, एलएलएम नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। तो ये वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ना हम एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे। एम्बेडिंग्स का सिंपल मतलब होता है वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वो वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कोई ना कोई एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने किया है गूगल का एम्बेडिंग मॉडल यूज़, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल्स हैं। आप हगिंग फेस से ले सकते हो, आप ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल ले सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने गूगल का एम्बेडिंग मॉडल लिया, जिसके थ्रू हम वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे।
तो इस मॉडल को यूज़ करने के लिए आपको गूगल की एपीआई की लेनी पड़ेगी। तो गाइस हमेशा क्या होता है एलएलएम्स को यूज़ करने के लिए ना, उनको एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कई एलएलएम्स को यूज़ करने के लिए आपको उनकी एपीआई की चाहिए होती है। कई एलएलएम्स को आप ओलामा के थ्रू इंस्टॉल करते हो, यूज़ करते हो लोड करके पहले, है ना? तो गूगल की एलएलएम्स को यूज़ करने के लिए आपको गूगल की एपीआई की चाहिए होती है एंड इस लिंक पे जाके आप वो एपीआई की बना सकते हो, ठीक है? तो मैंने बोला मुझे एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करना है ये वाला, मैंने गूगल की एपीआई की प्रोवाइड कर दी एंड ये एपीआई की कहाँ से मिल रही है? ये एपीआई की को हम लोड कर रहे हैं, वो एपीआई की .env फाइल में पड़ी हुई है एंड .env फाइल से डेटा को, एपीआई की को अपनी जुपिटर नोटबुक में लोड करने के लिए आप इस मॉड्यूल को यूज़ करते हो, ठीक है? .env फाइल कहाँ पड़ी होगी? जहाँ पे भी आपकी जुपिटर नोटबुक या जहाँ पे भी आप कोड लिख रहे हो, किसी भी कोड एडिटर में कोड लिख रहे हो, आप नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर रहे हो, आप जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हो ना, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका कोड होगा सेम उसी डायरेक्टरी के अंदर आपकी .env फाइल होगी, ठीक है? तो .env फाइल इस तरह की दिखती है। यहाँ पे देखो गूगल एपीआई की लिखा हुआ है, इसके सामने इसकी एपीआई की लिखी हुई है। तो ये की वर्क नहीं करेगी, आपको खुद से अपनी एपीआई की क्रिएट करनी पड़ेगी। आप पहले अपने जीमेल पे लॉगिन कर लेना, फिर ये जो लिंक मैंने दिया है ना, यहाँ से आप एपीआई की जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो जब आपको एपीआई की मिल गई, अब यहाँ पे हम एम्बेडिंग मॉडल को कॉल करके एम्बेडिंग्स परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सिर्फ डेमो के लिए हेलो वर्ल्ड के ऊपर एम्बेडिंग मॉडल चलाया और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ, ये देखो इस तरह की एम्बेडिंग्स मिलेंगी, ठीक है? ये किस चीज़ की एम्बेडिंग मिली है? हेलो वर्ल्ड के लिए मिली है। हमें ये नंबर्स नहीं समझ आएंगे तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये नंबर्स आपके एलएलएम को समझ आ जाएंगे। आप इतना अंडरस्टैंड करो, हेलो वर्ल्ड को जब हमने एम्बेडिंग मॉडल को दिया तो उसने हमें ये वाली एम्बेडिंग्स जनरेट करके दे दी, ये अब एलएलएम को समझ आ जाएगा, ओके? अब हम इस एम्बेडिंग मॉडल को अपने सारे के सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। जब हमने टेक्स्ट फाइल को डॉक्यूमेंट में डिवाइड करा तो 5 डॉक्यूमेंट्स बने ना, जिसमें इस तरह का कंटेंट है। ये सारे के सारे 5 डॉक्यूमेंट्स हम एम्बेडिंग मॉडल को देंगे एंड उसके ऊपर एम्बेडिंग्स परफॉर्म करेंगे। तो अगली लाइन में वही कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे गाइस 2 काम हो रहे हैं। एक तो आप देखो ये क्रोमा, क्रोमा क्या होता है? वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस का क्या काम होता है? एम्बेडिंग्स को स्टोर करना। एम्बेडिंग्स मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं इनको स्टोर करना, ठीक है? तो हमने ये जो एम्बेडिंग्स जब जनरेट करेंगे ना, वो एम्बेडिंग्स को एक डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। वो कौन सा डेटाबेस है हमारे केस में? क्रोमा। क्रोमा क्या है? वेक्टर डेटाबेस। हमेशा एम्बेडिंग किस में स्टोर होंगी? वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होंगी। तो हम वही काम कर रहे हैं एंड ये देखो सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्स वेरिएबल में पड़े हुए थे ना, देखो ऊपर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्स वेरिएबल में पड़े थे। मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे दे दिया, उसके ऊपर एम्बेडिंग मॉडल चलाया। ये देखो यहाँ पे है ना एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल चलाया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एम्बेडिंग मॉडल चला के एम्बेडिंग्स जनरेट की। वो एम्बेडिंग्स को हमने क्रोमा डेटाबेस में रख दिया, क्योंकि क्रोमा एक वेक्टर डेटाबेस है तो एम्बेडिंग्स हमेशा वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होंगी। और ये सारा काम किस में हो रखा है? वेक्टर स्टोर वेरिएबल में। इतना काम हो गया। अभी तक क्या काम हुआ? अभी तक हमने जो एक्सटर्नल सोर्स का जो न्यू इंफॉर्मेशन थी, जो हमारे एलएलएम के पास नहीं है, उसको लोड करा, स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करा, उनको एम्बेडिंग परफॉर्म करी, उनको वेक्टर स्टोर में रख दिया, ठीक है? तो ये क्या हो गया? मैंने आपको जब मैंने बोला था कि हम रैग के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं इस कोड को, तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी, रैग विल सर्च अ प्री स्टोर्ड नॉलेज बेस, जिसको वेक्टर डेटाबेस कहते हैं। तो रैग अब क्या करेगा? ये जो हमने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर दिया ना, प्री स्टोर्ड नॉलेज बेस, राइट, यहाँ से ही सर्च करेगा। जब भी क्वेश्चन करेगा यूज़र, तो वो रैग इस डॉक्यूमेंट को देखेगा और यहाँ से आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है? तो ये फिक्स्ड है। अगर जितना भी कंटेंट इस टेक्स्ट फाइल में होगा, उसके बेसिस पे ही आपको रैग आउटपुट देगा, ओके? तो आगे हम देखते हैं। अब देखो ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का काम क्या है कि जब भी यूज़र क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन भी एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट होगा। फिर वो क्वेश्चन इधर जाएगा डेटाबेस में और फिर वहाँ पे सिमिलैरिटी स्कोर देखेगा
कि यूज़र का जो क्वेश्चन है वो किस डॉक्यूमेंट से ज़्यादा मिलता है, तो जो टॉप 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पिक करेगा और आउटपुट दिखा देगा, ठीक है? तो अब यूज़र ने क्वेश्चन पूछा विच लैपटॉप इज़ बेस्ट फॉर मशीन लर्निंग अंडर 80,000 रुपीज़। तो जब यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन गया रिट्रीवर के पास। रिट्रीवर ने डेटाबेस चेक किया, डेटाबेस चेक करके उसने देखा कौन सा डॉक्यूमेंट इस क्वेश्चन से ज़्यादा मैच हो रहा है, फिर वो उसका आंसर स्क्रीन पे दिखा देगा। देखो उसने ये वाले 2 चंक 1 ये था, उसने एक आउटपुट ये लैपटॉप दिया, एक उसने ये आउटपुट दिया, ठीक है? तो इस तरह से आप रैग यूज़ करते हो, जो बेसिक रैग होता है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये बहुत सिंपल एंड फास्ट सॉल्यूशन है, बट आपने एक चीज़ नोट करी, यहाँ पे कोई लाइव सर्च नहीं हो रही वेबसाइट से, ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी कुछ सर्च नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैंने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा था, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल, उसके बेसिस पे ये आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। ये लाइव सर्च कुछ नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ना ही ये कंपेयर कर रहा है किसी 2 लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशंस को, यहाँ पे कुछ प्लानिंग भी नहीं हो रही है, आपका एजेंट कुछ प्लान या रीज़न नहीं कर रहा है। इसने सिर्फ क्या कहा, जो मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के बेसिस पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को देखा और आउटपुट दे दी। तो ये रैग है, ये एजेंटिक रैग नहीं है। अब अगर ये जो सेम क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, अगर ये एजेंटिक रैग वाले एजेंट के पास जाए, तो एजेंटिक रैग इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेगा वो देखते हैं। तो एजेंटिक रैग में क्या होगा ना, एजेंट सबसे पहले टास्क को प्लान करेगा, मतलब पहले बिना कुछ किए, बिना कोई काम स्टार्ट किए, सबसे पहले एजेंट प्लान करेगा कि मुझे ये गोल अचीव करना है, इस गोल को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो क्या गोल है इस केस में कि लैपटॉप फाइंड करना, बेस्ट लैपटॉप 80,000 रुपीज़ के बीच में। तो अब ये गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए ना जो एजेंट होगा वो प्लान करेगा। जैसे कि उसने प्लान किया, लेट्स से उसने सबसे पहले प्लान किया फर्स्ट स्टेप में कि मेरे को ऑनलाइन वेबसाइट्स को, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को सर्च करना है लैपटॉप प्राइजेस के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले उसने इंटरनेट में अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट को सर्च करा लैपटॉप्स के लिए। फिर उसने प्लान किया कि अच्छा एक बार मैं जब सर्च कर लूँगा, उसके बाद अगला काम क्या होगा कि मुझे फ़िल्टर आउट करना है लो परफॉर्मेंस वाले जो लैपटॉप्स हैं उनको। फिर उसने सोचा थर्ड स्टेप में मुझे ये करना चाहिए कि मुझे उनकी ना स्पेसिफ़िकेशन कंपेयर करनी चाहिए लैपटॉप्स की, जैसे कि उनका सीपीयू, जीपीयू एंड रैम को कंपेयर करना चाहिए। फिर उसने सोचा फोर्थ स्टेप में ना मुझे फिर चूज़ करना चाहिए एंड रिकमेंड करना चाहिए बेस्ट लैपटॉप को। तो आपने देखा यहाँ पे उसने 4 स्टेप्स को सोचा। एजेंटिक रैग के थ्रू आपके एजेंट ने ये स्टेप्स को पहले सोचा, प्लान करा। तो ये जो इनिशियल थिंकिंग वाला काम है ना, यही एजेंटिक होता है। यही वो दिस इज़ व्हाट एजेंटिक इज़। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, एजेंटिक। क्योंकि यहाँ पे एजेंट सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा कि यूज़र ने क्वेश्चन दिया और आंसर दिखा दो, जैसे रैग में हो रहा था, वैसे नहीं हुआ ना। यहाँ पे जब यूज़र ने क्वेश्चन दिया तो पहले एजेंट ने प्लान किया काम को, फिर उसने प्लान किए हुए टास्क को परफॉर्म किया। ओके, तो जब एक बार एजेंट ने ये वाला टास्क प्लान कर लिया, उसके बाद वो टास्क को परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहला टास्क क्या है, उसने ई-कॉमर्स साइट्स को सर्च करा लैपटॉप्स के लिए इस प्राइस रेंज में। तो उसको लिस्ट ऑफ लैपटॉप्स मिल गए। लैपटॉप्स की लिस्ट लेने के लिए इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में जो लैपटॉप्स मिलेंगे, उसकी लिस्ट लेने के लिए ना हमारे जो एजेंट है ना, उसने एक और काम करा यहाँ पे। उसने क्या करा, मल्टीपल स्मार्ट सर्चेस करी। मल्टीपल स्मार्ट सर्चेस का मतलब एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा ताकि ज़्यादा रिजल्ट्स निकल के आएँ। कई बार ये होता है ना, हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें इंटरनेट पे जब सर्च करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, कुछ आउटपुट आती है, फिर हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा रीराइट करते हैं, उसको किसी और तरह से लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेम ही होता है बट हम अपने क्वेश्चन को किसी और तरह से लिखते हैं, तो फिर हमें कुछ और रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना? तो वही काम यहाँ पे होता है। तो उसी तरह से ना एजेंटिक रैग भी डिफरेंट क्वेश्चन करेगा। तो लेट्स से जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है विच लैपटॉप इज़ बेस्ट फॉर मशीन लर्निंग अंडर 80,000, लेट्स से इसके लिए उसने एक क्वेश्चन पूछ दिया लैपटॉप्स अंडर 80K विद एनवीडिया जीपीयू,
ठीक है, एक उसने ये सर्च कर लिया, फिर उसने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर लिए, बेस्ट लैपटॉप फॉर एमएल इन इंडिया 2025। फिर उसने अगेन एक और तरीके से क्वेश्चन को पूछा, RTX 3050 वर्सेस GTX 1650 फॉर AI। तो इनसे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह की आउटपुट्स आएंगी, रिजल्ट्स आएंगे, है ना। तो इस केस में क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, लैपटॉप्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट। सो देखो यहाँ पे आपका जो एजेंट है रियल वर्ल्ड डेटा से इंटरैक्ट कर रहा है ना। तो जब वो रियल वर्ल्ड डेटा से इंटरैक्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, बेटर एंड एक्यूरेट रिजल्ट देगा, है ना। तो उसके बाद जब उसको एक बार डेटा मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गई, उसने डेटा रिट्रीव कर लिया, अब वो एनालाइज करेगा। एनालाइज का मतलब फॉर एग्जांपल आप सोचो उसने एक लैपटॉप ए देखा, तो वो देखेगा कि लैपटॉप ए में RTX 3050 है एंड 16 GB रैम है, तो मतलब ये गुड है एमएल के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो फिर उसने देखा अच्छा एक और लैपटॉप है, लैपटॉप भी चीपर है बट इसमें कोई जीपीयू नहीं है, तो मतलब ये वाला जो लैपटॉप है एआई वर्क के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ना वो कंपेयर करता है, फिल्टर करता है एंड स्मार्ट डिसीजंस लेगा। मतलब आपका एजेंट वो सारे जो वीक ऑप्शंस होंगी, जो अच्छी ऑप्शंस नहीं होंगी, उन सबको हटा देगा एंड बेस्ट वाले ऑप्शन को रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट देखो थिंक कर रहा है, रीजन कर रहा है। पहले एजेंट ने प्लान किया, फिर थिंक करा, फिर रीजन करा। इन सारे स्टेप्स के बाद फिर एजेंट जो होता है ना आंसर जनरेट करके देता है। तो जैसे कि सपोज उसने आंसर दे दिया, द बेस्ट लैपटॉप फॉर AI अंडर 80,000 इज दिस, इट हैज़ ये वाली सारी स्पेसिफिकेशन, एंड अगर आप चीपर वर्जन देख रहे हो तो आप ये वाला देख सकते हो, है ना। तो इस तरह से एजेंटिक रैग यूज़ करके आपका जो एजेंट आप बना रहे हो वो प्लान करता है, वो मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चन को सर्च करता है ताकि अच्छे आउटपुट्स आ सके। वो टूल्स एंड APIs को यूज़ करता है, वो थिंक करता है, प्लान करता है, रीज़न करता है। आंसर देने से पहले आपको ज़्यादा जो ये वाला एजेंट होगा जिसके पास एजेंटिक AI जो एजेंटिक रैग यूज़ कर रहा होगा, वो वाला एजेंट आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड रिलायबल रिस्पॉन्स देगा एज कम्पेयर टू बेसिक रैग, है ना। ये जो बेसिक रैग का एग्जाम्पल था, इसके कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट मिलेगा ना आपको, जब आपका एजेंट इंटरनेट को यूज़ करके लाइव डेटा निकाल रहा है, टूल्स यूज़ कर रहा है, रीज़न कर रहा है, थिंक कर रहा है, प्लान कर रहा है ना। तो इसलिए एजेंटिक रैग एप्लीकेशंस जो होती हैं ज़्यादा रिलायबल होती हैं। तो गाइज ये होता है एजेंटिक रैग। अब हम एजेंटिक रैग का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली देखेंगे एग्नो फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है इस कोड को रन करने के लिए। सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो मैं आपको सबसे पहले पाइथन वर्जन दिखा रही हूँ। आज के कोड को रन करने के लिए एक ही प्री रिक्विजिट है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तो पाइथन वर्जन है 3.12.10 एंड अब आपको एग्नो के अंदर एजेंटिक रैग एप्लीकेशन रन करनी है तो आपको एग्नो पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से एग्नो पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, पिप इंस्टॉल अपग्रेड एग्नो। मैं रन नहीं कर रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो गाइज ये दो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपके पास पाइथन होनी चाहिए, पाइथन के ऊपर आप एग्नो इंस्टॉल कर दोगे। तो अब हम कोड देखते हैं। तो सबसे पहले ना मैं एग्नो की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके हम वहां से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम कोड रन करेंगे। तो ये एग्नो की डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे ना आप इस तरफ देखो, कॉन्सेप्ट्स के नीचे नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, नॉलेज ओवरव्यू पे क्लिक कर दो तो आपको ये दिखेगा। देखो व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज इज डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट एजेंट कैन सर्च एट रन टाइम टू मेक बेटर डिसीजंस एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज, एजेंटिक रैग, राइट। तो एग्नो के अंदर एक कॉन्सेप्ट है नॉलेज का। ये जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है ये एजेंटिक रैग ही है। नॉलेज सिंपली मीन्स LLM को एक्स्ट्रा वो न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जो आपके LLM के पास नहीं है, जो कि हमने रैग में अभी पढ़ा ना। तो नॉलेज मीन्स वही, नॉलेज मीन्स न्यू डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपने एल्गोरिदम को देनी, इसको LLM को देनी। ओके, तो अब ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज का मतलब तो समझ आ गया, न्यू इंफॉर्मेशन, डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आप एजेंट को प्रोवाइड करोगे। अब ना देखो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। कई बारी वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी टेक्स्ट के फॉर्म में होगी, कई बारी CSV फाइल होगी, कई बारी कोई डेटाबेस की फाइल हो सकती है, कई बारी वेबसाइट्स हो सकती हैं, है ना। अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है। तो हर तरह की नॉलेज को जब आप एजेंट को प्रोवाइड करोगे नॉलेज,
एजेंट को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना नॉलेज, तभी एजेंट आंसर कर पाएगा। तो हर डिफरेंट टाइप की नॉलेज एजेंट को प्रोवाइड करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट नॉलेज बेसिस होते हैं। तो सेम पेज को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आओगे, देखो आर्काइव नॉलेज बेस, मतलब जब आप कोई ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको रियल जो डेटा है आर्काइव वेबसाइट से पुल करना है और उसके ऊपर आउटपुट दिखानी है, उसको यूज़ करके आउटपुट दिखानी है, तो आप क्या यूज़ करोगे? आर्काइव नॉलेज बेस। जब आपको सपोज़ ये देखो सीएसवी नॉलेज बेस, अगर आपका जो डेटा है वो सीएसवी फाइल में पड़ा हुआ है तो आप सीएसवी नॉलेज बेस यूज़ करोगे उस डेटा को लोड करने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए। सेम उसी तरह से अगर आपका डेटा टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई थी लैपटॉप्स वाली टेक्स्ट फाइल है ना, तो अगर आपका डेटा टेक्स्ट फाइल में पड़ा है तो आप टेक्स्ट नॉलेज बेस को यूज़ करके वो टेक्स्ट फाइल्स को लोड करोगे। अगर आपको वेबसाइट से डेटा लेना है तो आप वेबसाइट नॉलेज बेस यूज़ करके वेबसाइट से डेटा को लोड करोगे, है ना। सेम उसी तरह से नेक्स्ट वाला विकीपीडिया है, विकीपीडिया से डेटा लेना है तो विकीपीडिया नॉलेज बेस यूज़ करोगे। ये जो सारे नॉलेज बेसिस मैंने यहाँ पे बताए ना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को एक्सेस करने के लिए हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं, ये टेक्स्ट नॉलेज बेस पे मैंने क्लिक करा, जब मैंने इस पे क्लिक करा ना तो यहाँ पर लिखा आ गया, दिखा दिया उन्होंने कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट नॉलेज बेस को। तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या किया है, कभी भी कोई नॉलेज बेस यूज़ करना है ना आपने, तो उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको टेक्स्ट नॉलेज बेस यूज़ करना है तो आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो ऐसे, ओके। सेकंड चीज़ क्या है, ये वाली लाइन देखो, पीजी वेक्टर। पीजी वेक्टर ना एक प्लगइन का नाम होता है। पीजी वेक्टर की हेल्प से आप जो डेटा होगा ना उसको, जो पोस्टग्री सीक्वल डेटाबेस होता है उसमें स्टोर कर सकते हो। हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं इसकी, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, जब मैं रैग के बारे में बात कर रही थी वहाँ पे मैंने बताया था, क्या बताया था कि कोई डेटा होगा उसको हम लोड करते हैं, फिर वो स्मॉलर चंक्स में डिवाइड होता है, उसके बाद हम उन चंक्स को एम्बेडिंग्स में यानी कि नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो जो एम्बेडिंग्स होती हैं वेक्टर डेटाबेस में जाती हैं, फिर जब यूज़र क्वेश्चन पूछता है उस वेक्टर डेटाबेस में से हम सर्च करके, जो एजेंट होता है सर्च करके आउटपुट देता है ना। तो सेम एजेंटिक रैग के अंदर भी जो रैग का काम है ना ऐसे ही होगा कि डेटा सर्च होगा, ठीक है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि जो हम डेटा सर्च करेंगे ना वो हम किसी स्टैटिक फाइल से नहीं सर्च करेंगे, ठीक है। तो हम रियल डेटा को लेंगे, ठीक है, और उस रियल डेटा के ऊपर हमने जो है रैग परफॉर्म करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जब हमने ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज के ट्यूटोरियल में जो हम वेक्टर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो है पोस्टग्रीसीक्वल। हम पोस्टग्रीसीक्वल डेटाबेस के अंदर एम्बेडिंग्स स्टोर करेंगे। कौन सी एम्बेडिंग्स, जो डेटा हमने इस वाले नॉलेज बेस को यूज़ करके लोड करा, इसके थ्रू हम क्या लोड करेंगे, टेक्स्ट फाइल लोड करेंगे। वो जो टेक्स्ट फाइल हमने लोड करी उसको हमें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एलएलएम तो एम्बेडिंग्स अंडरस्टैंड करता है, नंबर्स अंडरस्टैंड करता है। वो एम्बेडिंग्स को जब हमने कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, वो हम पोस्टग्रीसीक्वल डेटाबेस में रखेंगे क्योंकि वो वेक्टर डेटाबेस है। अब पीजी वेक्टर एक प्लगइन होता है जिसकी हेल्प से हम जो डेटा होगा वो पोस्टग्रीसीक्वल डेटाबेस के अंदर एम्बेडिंग्स के फॉर्म में रखते हैं, ओके। तो मैं अभी आपको पहले बताऊंगी कि पोस्टग्रीसीक्वल डेटा इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि आपको वो डेटाबेस चाहिए होगा ना पहले अपनी मशीन पे उसको यूज़ करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे पोस्टग्रीसीक्वल डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करना है, फिर हम देखेंगे पीजी वेक्टर प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपको ये प्लगइन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हम दोबारा इस एग्जाम्पल पे आते हैं और देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। तो हमें कौन सा डेटाबेस इंस्टॉल करना है, पोस्टग्रीसीक्वल। तो ये यूआरएल आप देख रहे हो, इसको ओपन करोगे, फिर डाउनलोड पे क्लिक करना। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो स्क्रॉल करना, ऐसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेंगे। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से क्लिक कर लेना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो। जब मैंने विंडो पे क्लिक किया तो हम इस पेज पे आ गए। यहाँ पे आप देख रहे हो डाउनलोड इंस्टॉलर लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो।
फिर आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आके मेरे को लेटेस्ट वर्जन करना है 17.5, विंडोज़ के नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना। जब आप क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ना डाउनलोड फ़ोल्डर में दिख जाएगा, ठीक है? ऐसा दिख जाएगा, सॉरी, ये देखो, ऐसे दिख जाएगा। तो अब गाइज़ इसके बाद क्या है, मैंने जो नेक्स्ट स्टेप्स लिए हैं ना, वो जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं इसके, मैंने ऑलरेडी ये डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया अपने पीसी पे, तो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो सारे स्टेप्स के। तो अभी मैं वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपको वन बाय वन दिखाती हूँ, आपको पता लग जाएगा क्या-क्या स्टेप्स एग्ज़ीक्यूट करने हैं एंड फिर आपके पास पोस्टग्रीसql डेटाबेस इंस्टॉल हो जाएगा, ओके? तो देखो ये था ना पोस्टग्रीसql exe फाइल, आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे स्क्रीन आएगी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर दोबारा से नेक्स्ट पे, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो, देखो ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, देख रहे हो? ये इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी कौन सी है, प्रोग्राम फाइल्स, पोस्टग्रेसql 17, 17 क्या है, वर्जन है उसका। फिर ये नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना, फिर आपको ये वाला प्रॉम्प्ट आएगा, इस पे भी नेक्स्ट क्लिक कर देना। इन गाइस यहाँ पे ना आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है और ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम कोड लिखेंगे तो एजेंटिक रैग का तब हमें चाहिए होगा पासवर्ड। यहाँ पे देखो यूज़र नेम क्या है इसका, पोस्टग्रीसql, जो सुपर यूज़र है वो क्या है, पोस्टग्रेस, ठीक है? अब पासवर्ड आप यहाँ पे चूज़ करोगे खुद से, उस पासवर्ड को याद रखना। यूज़र नेम मैंने आपको बता ही दिया क्या है, पोस्टग्रेस है। उसके बाद ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे ना पोर्ट नंबर देख लेना। पोर्ट नंबर क्या है हमारी, 5432। गाइस इसको भी नोट कर लेना, याद रखना, क्योंकि जब हम कोड लिखेंगे ना वहाँ पे ये पोर्ट नंबर भी यूज़ होगी। हम ना दोबारा इस पेज पे आते हैं, एजेंटिक एआई वाले डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, इस लाइन में देखो, ये लाइन देख रहे हो? जब हमने ये वाला जो टेक्स्ट था, जो भी टेक्स्ट हमने टेक्स्ट नॉलेज बेस को यूज़ करके लिया, उसको हम पोस्टग्रेसql डेटाबेस में रख रहे हैं। ये वाला जो एआई है ये यूज़र नेम है, ये वाला एआई पासवर्ड है, ये वाला एआई मतलब डेटाबेस नेम है। तो इस एग्जांपल में ना उन्होंने सेम ही रखा हुआ है, यूज़र नेम पासवर्ड एंड डेटाबेस सेम ही रखा हुआ है ताकि मिस्टेक्स ना हो। तो मैंने आपको बोला था ना अभी जो स्क्रीन दिखाई थी जहाँ पे पासवर्ड आपने लिखा है, वो वाला पासवर्ड आप यहाँ लिखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम अपना पता होना चाहिए, ये पासवर्ड पता होना चाहिए, ये डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए एंड ये जो पोर्ट नंबर है, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या पोर्ट नंबर यूज़ किए, 5532, पर जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ उसमें पोर्ट नंबर क्या है, 5432। अब क्या होगा, लेट्स से आपने पोस्टग्रेस को इंस्टॉल तो कर लिया, वो जो पोस्टग्रेसql है आपका तो है पोर्ट नंबर 5432 पे, ठीक है? और आप जब ये एग्जाम्पल रन कर रहे हो यहाँ पे है 5532, तो आपको एरर मिलेगा। आपको ये वाला पोर्ट नंबर चेंज करके यहाँ पे ये जो नंबर है 5432 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब इंस्टॉल करते वक्त पोस्टग्रेसql को वो वाला पोर्ट नंबर यूज़ किया था, ठीक है? तो इसलिए इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है ताकि आपकी ये सिली मिस्टेक्स ना हो। तो हमने पोर्ट नंबर भी दे दिया, नेक्स्ट करते रहो, सॉरी नेक्स्ट करते रहो, ठीक है? आपको बस नेक्स्ट करते रहना है, इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश पे क्लिक कर देना है। जब आप फिनिश पे क्लिक कर दोगे तो पोस्टग्रेसql इंस्टॉल हो गया। अब हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे आप लिखो psql हाइफन वर्जन। अगर तो आपको ऐसे वर्जन दिख रहा है दैट मीन्स आपका जो पोस्टग्रेसql है वो इंस्टॉल हो गया। बट अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है, आपके केस में मोस्ट प्रोबेबली ये लिखा आएगा कि psql इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि अभी हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में पोस्टग्रेसql का पाथ नहीं दिया, ठीक है? तो अगर तो ऐसे लिखा आ गया तो उस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ऐसे नहीं लिखा आ रहा, यहाँ लिखा आ रहा है psql इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो उसका मतलब है अभी आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में इसका पाथ भी देना है। तो उसका क्या मतलब है, पहले आप सी ड्राइव में जाइए, यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, यहाँ पे ना देखना पोस्टग्रेसql फ़ोल्डर दिखेगा, इस पे क्लिक करो, पोस्टग्रेसql फ़ोल्डर दिखेगा, इसमें क्लिक करो, 17 पे क्लिक करो, फिर बिन पे क्लिक करो। ये वाला जो पाथ है इसको कॉपी कर लो,
फिर अब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ओपन करोगे। आप ना सर्च करना एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करो, फिर सिस्टम वेरिएबल के अंदर आप पाथ पे जाओ, ये पाथ देख रहे हो, एडिट पे क्लिक करो एंड देन स्क्रॉल करो। मेरे केस में देखो मैंने वो वाला पाथ यहाँ पेस्ट किया हुआ है, आपके केस पे आप न्यू पे क्लिक करोगे, ऐसे आपको ब्लैंक ये मिल जाएगा, यहाँ पे पेस्ट करना एंड सेव कर देना। ठीक है, फिर ओके क्लिक करो, ओके क्लिक करो, ये भी ओके क्लिक करो। जब आपने ये स्टेप कर लिया उसके बाद दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, पहले वाली कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो में नहीं, उसको बंद करके दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना एंड दोबारा से ये वाली कमांड लिखना psql स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपको ये दिख जाएगा। इसका मतलब PostgreSQL इंस्टॉल हो गया। अब हमने नेक्स्ट काम जो करना है ना, वो क्या करना है, एक यूज़र बनाना है। ठीक है, कोई भी यूज़र का नाम हो सकता है, तो लेट्स से हम ना यूज़र बनाते हैं, उसका नाम AI रखते हैं, फिर एक यूज़र बनाएंगे, उसी का पासवर्ड AI रखेंगे, फिर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसका नाम भी AI रख रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी बेसिस के लिए, ताकि मिस्टेक्स ना हो, तो मैं भी सेम ही यूज़ कर रही हूँ। पहले हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र का नाम होगा AI, उस यूज़र को एक पासवर्ड असाइन करेंगे, वो भी होगा AI, फिर हम एक डेटाबेस बनाएंगे जिसका नाम होगा AI। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, पहले हमें PostgreSQL की शेल ओपन करनी है, तो उसके लिए आप ये कमांड लिखो, PySQL -u postgres एंड एंटर, ये आपको पासवर्ड पूछेगा। गाइस यहाँ पे आपको कौन सा पासवर्ड डालना है, रिमेंबर जब हम PostgreSQL को इंस्टॉल कर रहे थे, तो वहाँ पे पासवर्ड फिल करने की ऑप्शन आई थी और आपने अपना पासवर्ड रखा था कुछ ना कुछ, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे फिल करो। तो मैंने पासवर्ड फिल करा, एंटर कर दिया, तो अभी देखो शेल ओपन हो गई, इस तरह का दिखेगा आपको। यहाँ पे अब हम कमांड्स लिखते हैं। सबसे पहले मैं एक यूज़र बना रही हूँ AI नाम का, ठीक है, और उसको पासवर्ड भी असाइन कर रही हूँ AI। तो ये कमांड है क्रिएट यूज़र, यहाँ पे यूज़र का नाम विद पासवर्ड ये। तो अगर आपको कोई और यूज़र बनाना है विद डिफरेंट पासवर्ड, तो आप वो चेंज कर सकते हो, एंटर कर दो। तो रोल AI ऑलरेडी एग्जिस्ट मीन्स बिकॉज मैंने ये स्टेप ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है, आपके केस में क्रिएटेड लिखा आ जाएगा। अब हमने यूज़र बना लिया, पासवर्ड भी बना लिया, अब हमने डेटाबेस बनाना है AI नाम का, जो यहाँ पे मेंशन हो रखा है, क्रिएट डेटाबेस AI, ये डेटाबेस का नाम है, एंटर कर दो। इसके बाद डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, मेरे केस में ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसलिए लिखा आ रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मेरे को ये वाला जो यूज़र था ना, उस यूज़र को परमिशन ग्रांट करनी है कि वो ये वाला डेटाबेस यूज़ कर पाए। यूज़र जिसका नाम AI है वो सुपर यूज़र नहीं है, तो हमने खुद क्रिएट किया है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये वाले यूज़र को परमिशन है ये वाला AI डेटाबेस यूज़ करने की, तो उसके लिए हमें परमिशंस ग्रांट करनी पड़ती हैं, तो वो करेंगे अभी। देखो, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस AI टू AI यूज़र, ये वाला मतलब AI यूज़र को हम ऑल प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो AI डेटाबेस यूज़ कर सके। अब एंटर कर दो, तो परमिशंस ग्रांट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये डेटाबेस है, बस हमारा पोर्ट नंबर डिफरेंट है। ओके, अब ये तो हो गया PostgreSQL डेटाबेस को इंस्टॉल करना। अब अगली चीज़ है ये वाला जो PG वेक्टर है, इसको इंस्टॉल करना। ये एक प्लगइन है, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, सबसे पहले शेल से बाहर आ जाते हैं, Ctrl+Z करके आप बाहर आ सकते हो। अब आप ये दो मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करोगे, ये और ये। ठीक है, ये क्यों चाहिए, PG वेक्टर के लिए, ये वाला PG वेक्टर के लिए जो कि प्लगइन है। इसकी हेल्प से क्या होगा, जिसकी हेल्प से आप PostgreSQL डेटाबेस के अंदर एम्बेडिंग्स को मतलब एम्बेडिंग्स को स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसको एंटर करके रन कर लेना, मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं रन नहीं कर रही। तो गाइस ये जो भी हमने पैकेजेस लिखे थे, इससे क्या होगा, देखो जब हम PG वेक्टर इंस्टॉल करेंगे ना, PG वेक्टर क्या होता है, पाइथन क्लाइंट होता है PG वेक्टर के लिए, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो आपका पाइथन का कोड होगा ना, वो PostgreSQL डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा, मतलब उससे इट कैन टॉक टू PostgreSQL डेटाबेस। ठीक है, अभी इतना लिखने से, जब हमने लिखा पिप इंस्टॉल PG वेक्टर, इतना लिखने से
और कुछ काम नहीं होगा, ये सिर्फ एक पाइथन क्लाइंट था। अब हमें क्या करना है, हमें ना पीजी वेक्टर की जो एक्सटेंशन होती है उसको पोस्टग्री सीक्वल के अंदर भी इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें एक और स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। वो क्या है, उसके लिए ना आप ये वाला लिंक खोलोगे, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इस लिंक में देख रहे हो, ये पहला ही लिंक, ये वाला फर्स्ट जिप फोल्डर वेक्टर डॉट ये वाला वर्जन, ये किसके लिए है, पोस्टग्री सीक्वल। अगर आप 17 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाला यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आप पोस्टग्री सीक्वल कोई और 16 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करोगे। तो हमारे केस में हम इसको डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जब ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपको डाउनलोड्स फोल्डर में दिखेगी, उसको अनजिप कर लेना। तो मैं आपको डाउनलोड फोल्डर दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये डाउनलोड्स फोल्डर में ये देखो, ये मैंने अनजिप कर रखा है। इसके अंदर आपको इस तरह की फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखेंगे। अब ना इसको सेटअप करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको वो स्टेप्स दिखाती हूँ, अभी स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ ताकि आप भी बिल्कुल ऐसे ही सेट कर लो इसको, ठीक है। पूरा इंस्टॉल कर लो इस प्लगइन को। तो ये देखो, इस तरफ आप देख रहे हो 2 विंडोज़ हैं। ये वाली विंडो कौन सी है, ये है जहाँ पे मैंने पोस्टग्री सीक्वल इंस्टॉल कर रखा है। ये पोस्टग्री सीक्वल 17 एंड लिब फोल्डर। आप सी ड्राइव में जाना, प्रोग्राम फाइल में जाना, पोस्टग्री सीक्वल का फोल्डर ओपन करोगे, उसमें 17 लिखा होगा, उसमें लिब फोल्डर होगा, वो ओपन कर लेना। और ये है देखो मेरे डाउनलोड्स में, ये जो मैंने वेक्टर वाला फोल्डर जिप फाइल करी थी वो वाली फाइल है, ठीक है। अब हमें इस तरफ इसको अनजिप कर रही हूँ। मैंने देखो उसको अनजिप करा, उसके अंदर भी लिब फोल्डर था, वो ओपन करा, उसके अंदर एक ये सिंगल फाइल पड़ी थी। मुझे इस सिंगल फाइल को यहाँ पे यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे इस वाले लिब फोल्डर में पेस्ट कर देना है। ये देख रहे हो यहाँ पे आ गई ना, ये वेक्टर डॉट DLL फाइल यहाँ पे आ गई मेरे पोस्टग्री सीक्वल फोल्डर के अंदर जो लिब फोल्डर है वहाँ पे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, पोस्टग्री सीक्वल के अंदर 17 फोल्डर में एक शेयर फोल्डर है, उसके अंदर एक्सटेंशन फोल्डर है, वो ओपन कर लो। और इस तरफ डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जो आपका वेक्टर वाला फोल्डर था, जिप फाइल थी जिसको अनजिप किया था, उसके अंदर भी एक शेयर फोल्डर है एंड एक्सटेंशन फोल्डर है, उसको ओपन कर दो। अब यहाँ से इस एक्सटेंशन फोल्डर में से जितनी भी फाइल्स हैं, सीक्वल SQL फाइल, टेक्स्ट फाइल्स, इन सबको कॉपी करके आपको इस तरफ पेस्ट करना है। मैं अभी दिखाती हूँ, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल, पोस्टग्री सीक्वल, 17 शेयर एक्सटेंशन, यहाँ पे मैंने वो सारी फाइल्स को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आपने ये स्टेप कर दिया, इसके बाद ना आपको पोस्टग्री सीक्वल सर्विस को एक बार स्टॉप करके रीस्टार्ट करना है। तो वो करते हैं, उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपको याद रखना है गाइज, आपको पिछली वाली CMD बंद कर देनी है, कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर देनी है, दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है, बट उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो मैं ओपन कर लेती हूँ। अब पहले मैं कमांड लिखूंगी जिससे मेरे को पोस्टग्री सीक्वल सर्विसेज को स्टॉप करना है एंड फिर मुझे रीस्टार्ट करना है। तो ये देखो मैं स्टॉप कर रही हूँ, ये कमांड होती है इसको स्टॉप करने की, एंटर कर दो तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सर्विस वॉज स्टॉप्ड सक्सेसफुली। अब हमें इसको स्टार्ट करना है, तो सेम वही कमांड ले लो, बस स्टॉप की जगह पे आपको स्टार्ट लिख देना है एंड एंटर कर दो। देखो सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एजेंटिक रैग एप्लीकेशन रन करने के लिए चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए था, हमें पोस्टग्री सीक्वल डेटाबेस चाहिए था, वो इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हमें वेक्टर PG वेक्टर यूज़ करना है, प्लगइन, ठीक है। उसके लिए हमें वेक्टर एक्सटेंशन चाहिए थी, वो भी कर ली हमने, ओके। तो अब हमें यूज़ करना है कोड को, तो करते हैं। आज के ट्यूटोरियल के लिए ना हम क्या करते हैं ना, स्क्रॉल डाउन करो, आर्काइव नॉलेज बेस यूज़ करते हैं, ओके। तो मतलब हम आज की टास्क में आर्काइव, जो जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, वहाँ से लोड करेंगे लेटेस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन
एंड फिर हमारा एजेंट यूज़र के क्वेश्चंस को आंसर करेगा। तो इसको यूज़ करने कैसे करना चाहिए, इस पे क्लिक करो, पता चल जाएगा। तो देखो, इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए ना, इस वाले नॉलेज बेस को यूज़ करने के लिए, तो इधर इन्होंने मेंशन किया है आपको आर्काइव मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है पहले, एंड देन यू कैन यूज़ इट लाइक दिस। ठीक है, तो पहले तो आप पिप इंस्टॉल आर्काइव रन कर लेना, ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो मैंने गाइस इसका ना कोड लिखा हुआ है, ये देखो। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम load_.env यूज़ कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि कभी भी आप कोई LLM यूज़ करते हो, अगर उस LLM को यूज़ करने के लिए API की चाहिए, तो आप उस API की को .env फाइल में रख सकते हो। फिर .env फाइल में जो API की पड़ी है, उसको आपको अपनी जुपिटर नोटबुक पे अगर लोड करना है, तो आप इस कमांड से लोड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आज के ट्यूटोरियल में जो मैं LLM यूज़ कर रही हूँ, OpenAI का LLM यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वो इंपोर्ट किया है। एजेंट बनाने के लिए आपको एजेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है। आर्काइव नॉलेज बेस हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम क्या काम करेंगे, आर्काइव से रिसर्च पेपर को पुल करेंगे एंड फिर यूज़र के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। PG वेक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल नॉलेज हम इसके थ्रू, आर्काइव नॉलेज बेस के थ्रू लेंगे, उसको हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके, नंबर्स में कन्वर्ट करके वेक्टर डेटाबेस में रखेंगे। एंड हम आज जो वेक्टर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो PostgreSQL कर रहे हैं। PostgreSQL के अंदर एम्बेडिंग के फॉर्म में डेटा रखने के लिए आपको एक प्लगइन चाहिए, PG वेक्टर, तो इसलिए ये इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने API की लोड कर ली, यहाँ पे मैंने नॉलेज बेस का सेटअप कर दिया, आर्काइव नॉलेज बेस कॉल कर रही हूँ। और क्वेरीज मतलब मुझे सपोज़ करो जो डेटा लोड करना है, जो लेना है डेटा, वो जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग के रिलेटेड लेना है। ठीक है, तो डेटा पुल करेंगे, डेटा पुल करके हम अब वेक्टर डेटाबेस में रखेंगे। तो उसके लिए ये कोड है, सिर्फ क्या PG वेक्टर को कॉल किया, ये वाले मॉड्यूल को। ठीक है, फिर मैं एक टेबल बनाना चाहती हूँ, उस टेबल का नाम होगा आर्काइव डॉक्यूमेंट। वो टेबल मैं बनाना चाहती हूँ AI डेटाबेस के अंदर। तो रिमेंबर हमने थोड़ी देर पहले एक AI डेटाबेस बनाया था, एंड देखो यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर चेंज कर रखा है, 5432 कर रखा है। जो इनके ट्यूटोरियल में इन्होंने यूज़ किया था 5532 किया था, पर हमने जब PostgreSQL को इंस्टॉल किया तो हमने 5432 पोर्ट नंबर रखा था, तो मैंने वो वाला पोर्ट नंबर यूज़ करा। ये यूज़र नेम था, AI हमने क्रिएट किया था, ये पासवर्ड हमने रखा था। ठीक है, तो इस डेटाबेस के अंदर मैं इस टेबल के अंदर इस क्वेरी के रिलेटेड जो भी नॉलेज हमें मिलेगी एक्सटर्नल, वो एम्बेडिंग्स के फॉर्म में स्टोर करके रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये बन गया नॉलेज बेस। अब हमने एजेंट बनाया, एजेंट को ये नॉलेज प्रोवाइड करनी है हमने, तो एजेंट ऐसे बनता है, नॉलेज प्रोवाइड कर दी एजेंट को, नॉलेज बेस वेरिएबल में है ना ये सारा काम। फिर सर्च नॉलेज ट्रू, मतलब एजेंट इस नॉलेज बेस में से जब कोई यूज़र क्वेश्चन पूछेगा तो एजेंट इस वाले नॉलेज बेस में से नॉलेज मतलब कंटेंट ले सकता है आउटपुट जनरेट करने के लिए। ठीक है, एंड फिर ये वाली लाइन का देखो क्या मतलब है, एजेंट डॉट नॉलेज डॉट लोड रिक्रिएट फॉल्स। मतलब क्या होता है, जब सेम क्वेरी हम बार बार रन करते हैं तो एक बार वो वेक्टर डेटाबेस में तो स्टोर हो ही गई है, तो हम ये नहीं चाहते कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है वो दोबारा स्टोर होती रहे। अगर मतलब कोई इन्फॉर्मेशन एक बार वेक्टर स्टोर में पड़ी है तो उसकी एक और कॉपी ना बने वेक्टर स्टोर में। ठीक है, तो उसका मतलब ये है। तो अब देखो ये लाइन का क्या मतलब है, इनपुट मतलब एक इनपुट बॉक्स मिलेगा जिसमें यूज़र अपना क्वेश्चन लिखेगा, फिर वो यूज़र का क्वेश्चन एजेंट के पास जाएगा। तो हम इसको ट्राई करके देखें, रन कर लेते हैं, ये सारा कोड रन करते हैं। देखो मैंने सारा रन कर दिया, अब मैं इधर आ गई। देखो, आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द नॉलेज बेस, इसका क्या मतलब है, ये इसके कारण मिल रहा है। यहाँ पे यूज़र क्वेश्चन लिखेगा, तो मैंने यहाँ पे ना कमेंट करके 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से आप कॉपी कर लो क्वेश्चन। ये वाला कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया। अब मैं एंटर करूँगी तो काम स्टार्ट हो जाएगा। देखो थिंकिंग स्टार्टेड, मेरा क्वेश्चन क्या था, लेटेस्ट पेपर इन जनरेटिव AI, सर्च नॉलेज बेस। देखो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो उसने लेटेस्ट पेपर जितने भी थे जनरेटिव AI में 5 रिजल्ट्स हमें
दे दिए। देखो, ठीक है? तो इस तरह से एजेंटिक रैग काम करता है। देखो इसने क्या किया, इसने आर्काइव पे जाके वहाँ से रियल इन्फॉर्मेशन लेके पेपर्स की, उनको पोस्टग्रीसीक्वल में एम्बेडिंग के फॉर्म में रखा और जब यूज़र ने क्वेश्चन करा, जब यूज़र ने यहाँ पे क्वेश्चन करा ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा, ये वाला क्वेश्चन पहले एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एलएलएम को क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं होगा जब तक ये एम्बेडिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा, फिर ये क्वेश्चन गया एजेंट ने देखा क्वेश्चन क्या है, फिर उसने ये वाला टूल यूज़ करा, ये वाला टूल यूज़ करा, फिर उसने रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया। तो गाइज़ इस तरह से आप एजेंटिक रैग यूज़ कर सकते हो। इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। एंड गाइज़ अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।